हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आर्यन मार्को क्लासेस। आर्यन मार्को क्लासेस के साथ मैं अजय कुमार। कक्षा 12 भौतिक के अंतर्गत हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। लेक्चर नंबर 1 तथा 2 हमने देख चुका है। आज की क्लास में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हम देखेंगे वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और उसके गुण प्रॉपर्टीज। तीसरा हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चौथा हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने पहला टॉपिक बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी मैं बता दूं कि हमारे आर्यन मार्को क्लासेस में मैंने बताया था कि भौतिक के साथ साथ गणित और केमिस्ट्री का भी क्लासेस चलाया जाएगा। 11वीं 12वीं दोनों की क्लासेस लगेगी। कुछ समय का अभाव होने के कारण अभी 11वीं की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है। कुछ दिनों से मैं 11वीं 12वीं की क्लास 11वीं 12वीं की क्लास जो है मैथ्स और फिजिक्स की स्टार्ट कर दूंगा। केमिस्ट्री का भी क्लास साथ में चलेगा। तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जानने से पहले विद्युत क्षेत्र को जानना बहुत जरूरी है कि विद्युत क्षेत्र है क्या या विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई प्लस क्यू आवेश है और इसके चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित हो गया। इसके चारों ओर मान लो एक प्लस क्यू आवेश है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित होगा, आवेश का क्षेत्र निर्मित होगा। देखिए, विद्युत क्षेत्र जानने से पहले हम क्या कक्षा 11 भौतिकी में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक गुरुत्व का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड या गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार क्या है विद्युत क्षेत्र? तो विद्युत क्षेत्र देखिए, मान लो मैंने प्लस क्यू आवेश लिया और इसके चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित होगा और इस चारों ओर के क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं, है ना? इसके चारों ओर के क्षेत्र को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था, क्या बताया था? कूलाम का नियम मैंने बताया था। क्या बताया था प्यारे बच्चों? कि F = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपॉन R²। ये बताया था लेक्चर नंबर 2 में। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, मान लो इस विद्युत क्षेत्र में मैं क्या करता हूँ? एक एकांक आवेश की कल्पना करता हूँ या परीक्षण आवेश। एकांक आवेश इसी को कहते हैं एकांक धन आवेश को ही कहते हैं परीक्षण आवेश। एकांक धन आवेश को ही क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश कहते हैं। अब आपके मन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि एकांक धन आवेश को ही परीक्षण आवेश क्यों कहते हैं? एकांक ऋण आवेश को भी परीक्षण आवेश कह सकते हैं। तो देखिए, यह एक यूनिवर्सल फैक्ट है या एक परिपाटी है। जिस प्रकार संधि में गुजरने वाली सभी रेखाओं को क्या कहते हैं? धनात्मक लेते हैं। उसी प्रकार एकांक धन आवेश को परीक्षण आवेश लिया गया है। यह एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो मान लीजिए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पे मैंने क्या किया? एकांक धन आवेश की कल्पना किया। मान लो यह एकांक धन आवेश है, इसकी कल्पना किया तो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा? इन दोनों आवेशों के मध्य, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है और इसमें मैंने एकांक आवेश की कल्पना किया,
तो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो चलिए कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग मान लो इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को मैंने E कह दिया, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैंने क्या लिया है प्यारे बच्चों, Q लिया है और यहाँ पे एकांक आवेश है इसलिए 1 लिया है, तो Q इंटू 1/r² ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है प्यारे बच्चों। क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस E में मैं Q0 का मल्टीप्लाई करता हूँ, Q0 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो E इज इक्वल टू हो Q0 इंटू E इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0/r², Q इंटू Q0/r², ये हो गया। अब देखिए कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग Q इंटू Q0 कोई दो, कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0/r², ये किसके बराबर हो गया, F के बराबर, क्योंकि कूलाम के नियम ने कहा है, क्या कहा है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0/r² को क्या लिख सकता हूँ, मैं F लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, क्या लिख सकता हूँ, F लिख सकता हूँ। तो Q0 इंटू E इज इक्वल टू F हो जाएगा और E इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं F/Q0, ये लिख सकते हैं। और ये भी हो गया, क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा निकलता है, क्या निकलता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, देखिए सुनिएगा, गौर से सुनिए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहा मैंने कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका यूनिट होगा बल का होता है न्यूटन, बल का होता है क्या, न्यूटन प्रति कूलाम का क्या, आवेश का क्या होता है, आवेश का होता है कूलाम, आवेश का होता है कूलाम। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे की टॉपिक मैंने बताया था, क्या बताया था, वैद्युत बल रेखाएं, क्या बताया था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और उसके प्रॉपर्टीज, विद्युत बल रेखाएं और उसके गुण। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं और उसके गुण, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और उसी क्या है, प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज। दोनों एक साथ लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है लेकिन मैं दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं और एक साथ लिख रहा हूं। तो देखिए विद्युत बल रेखाएं होता क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है। मान लो मैंने एक कोई प्लस क्यू आवेश लिया और एक माइनस क्यू आवेश लिया, प्लस क्यू आवेश लिया और एक माइनस क्यू आवेश लिया। इस प्लस क्यू आवेश के पास मैंने क्या किया, एक एकांक धन आवेश की कल्पना किया, किसका, एकांक धन आवेश का।
एकांक धनावेश का कल्पना किया तो क्या होगा, चूंकि ये प्लस क्यू आवेश है और एकांक धनावेश जो भी है वो भी एक प्लस क्यू आवेश है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, है ना। चूंकि यह इसको प्रतिकर्षित करेगा और यह माइनस क्यू आवेश होने के कारण यह इसको आकर्षण करेगा। इस प्रकार एक कर्व की रेखा में गमन करेगा कौन, एकांक धनावेश, है ना। इस प्रकार क्या करेगा, एक वक्र की रेखा में गमन करेगा और इसी वक्र की रेखा को में गमन करना क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाता है ना। क्या कहलाएगा, विद्युत बल रेखाएं कहलाएगा। ये चूंकि यह धनावेश होने के कारण दोनों को प्रतिकर्षित करेगा और प्रतिकर्षण करने पर यह क्या होगा, एक वक्र की रेखा में गमन करेगा और किधर जाएगा, ऋण आवेश की ओर जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या निकलता है, पहला प्रॉपर्टीज क्या निकलता है कि विद्युत बल रेखाएं जो है, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से होकर ऋणात्मक की ओर जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं लिखिएगा, नोट कीजिएगा, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती हैं, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए समझिएगा उसके बाद लिखिएगा। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, मान लो इस विद्युत बल रेखाएं पे क्या करूंगा, एक बिंदु रखूंगा और इस बिंदु पर मैं क्या करूंगा, एक स्पर्श रेखा खींचूंगा। इस प्रकार से विद्युत बल रेखा में एक बिंदु लूंगा और उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचूंगा, है ना। और यह स्पर्श रेखा की दिशा क्या बताती है, स्पर्श रेखा जो है विद्युत तीव्रता की दिशा बताती है। किसकी दिशा बताती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है। तो दूसरा क्या है कि विद्युत बल रेखाओं पे, विद्युत बल रेखाओं पर खींचा गया, विद्युत बल रेखाओं पे खींचा गया स्पर्श रेखा, है ना, खींचा गया स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। किसकी दिशा बताती है प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है। किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है, दिशा बताती है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है। तीसरा क्या होगा, देखिए तीसरा क्या होगा कि यह हमेशा किसकी रेखा बनाती है, एक वक्र की रेखा बनाती है ना। किसकी रेखा बनाती है, एक वक्र की रेखा बनाती है। तो वक्र की रेखा बनाती है प्यारे बच्चों, किसकी रेखा बनाती है, वक्र की रेखा बनाती है। चौथा क्या है, और यह जब वक्र की रेखा बनाएगा तो यह क्या है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चौथा बिंदु क्या है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चौथा क्या है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये याद रखिए कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर का यह क्वेश्चन जरूर पूछता है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्यों। क्या बोला जाएगा कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्यों। तो इसका जवाब होना चाहिए, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, सुनिएगा समझिएगा उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। देखिए ये मान लो पहली बल रेखा है और ये दूसरी बल रेखा है, और मान लो ये दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं,
तो इसके कटान बिंदु प्राप्त होंगे होंगे ना, कि पहली बल रेखा और दूसरी बल रेखा दोनों एक दूसरे को काटती हैं, तो उसके मुख्य बिंदु पर एक कटान प्राप्त होगा। और इस मुख्य बिंदु पर पहली रेखा के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी, है ना। इस बिंदु पर पहली बल रेखा के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। उसी प्रकार दूसरी रेखा के लिए भी एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्पर्श रेखा खींची जाएगी। इस प्रकार एक बिंदु पे कितना, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, और जो कि गणितीय रूप से क्या है, गलत है ना। जो कि गणित क्या कहता है कि एक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती। क्या कहता है गणित कि एक बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। इस प्रकार क्या है कि 2 बल रेखाएं एक दूसरे पर को कभी नहीं काटती है। क्या है कि 2 बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। और क्यों नहीं काटती है, तो उसका उत्तर आप देंगे। यदि 2 बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उस कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि गणितीय रूप से सत्य नहीं है। तो समझ में आ गया, 2 बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्यों। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं या प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए एक बार और सुनिए विद्युत बल रेखाएं की डेफिनेशन, कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, क्या कहेंगे कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहेंगे, तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक या निष्कोण वक्र है। काल्पनिक क्यों, क्योंकि हम उस पे एकांक धनावेश की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। निष्कोण क्यों, क्योंकि यह वक्र की रेखा में चलता है और कोई कोण नहीं बनाता है, इसलिए यह क्या हो गया, निष्कोण। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक या निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश जो है गमन करता है। क्या कहेंगे कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक या निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश जो है वो गमन करता है। तो समझ में आ गया विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। और इसके प्रॉपर्टीज में हम लिख देंगे कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती है। दूसरा, विद्युत बल रेखाएं पर खींचा गया स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है। तीसरा बताएंगे यह वक्र की रेखा में गमन करता है। चौथा बताएंगे 2 बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। और क्यों नहीं काटती है, इसका कारण मैं बता चुका हूं कि 2 बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि यदि 2 बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि गणितीय रूप से असत्य है। अतः 2 बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यह हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब मैंने तीसरा आपको बताया था, क्या बताया था प्यारे बच्चों, तीसरा बताया था क्या है, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव देखते हैं प्यारे बच्चों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आगे की टॉपिक पे चलूंगा। तो वैद्युत बल रेखाएं समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं प्यारे बच्चों। किसको, वैद्युत द्विध्रुव को। तो तीसरा हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। मान लो मैंने एक प्लस क्यू आवेश लिया, क्या लिया, एक प्लस क्यू आवेश लिया और एक माइनस क्यू आवेश लिया, है ना। एक प्लस क्यू आवेश लिया और एक माइनस क्यू आवेश लिया, माइनस क्यू आवेश लिया, है ना। एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है मैंने क्या माना, 2a माना। क्या माना प्यारे बच्चों, 2a माना। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या कहता है
वैद्युत द्विध्रुव क्या कहता है कि समान या बराबर विजातीय आवेश, समान या बराबर विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा कि समान या बराबर, है ना, समान या बराबर दो विजातीय आवेश, समान या बराबर दो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब इसी को मैं आगे बताऊंगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये मैं आपको बता दूं, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये मैं बता दूं कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव मैं आपको समझा चुका कि बराबर आवेश की बराबर तथा दो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से वेक्टर P से व्यक्त करते हैं तो P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2A, इसी को बुक में दे देता है Q इंटू 2L, 2L दिया रहता है प्यारे बच्चों, क्या दिया रहता है? Q इंटू 2L। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 2A और 2L दोनों एक ही है। यह एक सदिश राशि है, यह एक क्या है? सदिश है। और इसकी दिशा P की दिशा क्या होती है? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। किधर होती है? कि ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। तो समझ में आ गया होगा वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे कि समान या बराबर दो विजातीय आवेश, समान या बराबर दो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाएंगे। और वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आ गया होगा। तो मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं। देखिए आगे के टॉपिक को समझने के लिए वैद्युत द्विध्रुव जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या बताया था मैंने। चौथा टॉपिक मैंने बताया था प्यारे बच्चों, चौथा टॉपिक मैंने बताया था। यदि वीडियो समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवर्स में देख लीजिएगा। क्या करिएगा? रिवर्स करके एक बार पुनः देख लीजिएगा तो वीडियो जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, लेक्चर जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चौथा मैंने क्या बताया था? चौथा मैंने बताया था प्यारे बच्चों, क्या बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव है ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, किधर? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था प्यारे बच्चों। क्या बताया था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें अपन दो लेक्चर नंबर चौथा में मैं पढ़ाऊंगा निरक्षीय स्थिति में। अभी फिलहाल हम देखेंगे अक्षीय स्थिति में, एक्सियल ऑन एक्सियल पोजीशन, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखेंगे। तो यहां से देखिएगा, समझिएगा और मेरे शब्दों को लिखिएगा। मैंने क्या माना एक प्लस क्यू आवेश लिया और एक माइनस क्यू आवेश लिया। मैंने यह बात किसमें बताया था? वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में बताया था। एक प्लस क्यू आवेश लिया और एक माइनस क्यू आवेश लिया, दोनों की बीच की दूरी को मैंने क्या कह दिया? यहाँ पे मैं 2a की जगह 2l ले रहा प्यारे बच्चों,
यहाँ पे 2l ले लिया, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या ले लिया, 2l ले लिया, है ना। मान लो यह q आवेश है और यह माइनस q आवेश है और इन दोनों के बीच की दूरी जो है 2l है तथा उसका मुख्य बिंदु जो है O है। उसका मुख्य बिंदु को मैंने क्या मान लिया, उसकी बीच की दूरी या उसकी बीच की मुख्य बिंदु को मैंने O मान लिया और इस O से क्या करूँगा, इस O से r दूरी पर, इस O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। कैसे, एक माइनस q आवेश के कारण, है ना, एक माइनस q आवेश के कारण लगने वाला बल का और एक प्लस q आवेश के कारण लगने वाला बल का। चूंकि यह P पर प्लस q आवेश है तो इस माइनस q आवेश के कारण यानी कि आकर्षण के कारण लगने वाला बल को मैंने क्या कह दिया, E माइनस क्यू कह दिया। क्या कह दिया प्यारे बच्चों, E माइनस क्यू। तथा इस प्लस क्यू आवेश के कारण यानी कि प्रतिकर्षण के बल को मैंने क्या कह दिया, E प्लस क्यू कह दिया। क्या कह दिया, E प्लस क्यू कह दिया प्यारे बच्चों। अब मान लो ये बिंदु को मैंने A माना और इसको B माना, है ना, इसको A माना इसको B माना। अब देखिए शुरू से समझिए कि क्या होता है। मान लो कोई एक प्लस क्यू आवेश लिया तथा एक माइनस क्यू आवेश लिया और इन दोनों के बीच की दूरी को मैंने क्या कह दिया, 2l कह दिया तथा उसके मुख्य बिंदु को O कह दिया और उस मुख्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है और इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इस P बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। कैसे कि एक माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला आकर्षण बल और एक प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला प्रतिकर्षण बल के लिए। तो विद्युत यहाँ से क्या करूँगा, गणना करते हैं प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, गणना। तो प्लस क्यू आवेश, प्लस को पहले लिख देता हूँ, प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला, प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। क्या लिख सकता हूँ, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, इसको नहीं लिख रहा, प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण ये प्लस है इसलिए क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा और प्रतिकर्षण वाला लगने वाला बल जो है E प्लस क्यू माना मैंने। तो E प्लस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, यह क्या होगा, Q इंटू किस दिशा में लग रही है प्यारे बच्चों, A से B की ओर लग रही है या A से P की ओर लग रही है। तो क्या कह देंगे, A से P की ओर लगने वाला और इसका वर्ग, यही होता है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही होता है। तो E प्लस Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब A से P की दूरी क्या है, A से P की दूरी क्या है, देखिए A से B की दूरी 2l है, क्या है, A से B की दूरी 2l है और O से P की दूरी जो है r है, यानी कि क्या है, O से B की दूरी क्या होगी, l होगी। A से B की दूरी l है और A और B का मुख्य बिंदु O है, तो O से B की दूरी क्या होगी, 2l होगी। O से B की दूरी क्या होगी, l होगी, सॉरी O से B की दूरी होगी l होगी। तो O से B की दूरी जो है l है और O से P की दूरी जो है r है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, A से P की दूरी क्या हो जाएगा, l प्लस P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, l प्लस r प्लस l हो जाएगा, r प्लस l हो जाएगा, r प्लस l का होल स्क्वायर और ऊपर में दिया हुआ है q, r प्लस l का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और ऊपर में दिया है क्या दिया है, q दिया है। अब यहाँ से देखिए कि E प्लस Q इज इक्वल टू हो जाएगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब मैं इसको नहीं लिखूंगा, किसको? माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने क्या लिख दिया? E माइनस क्यू लिख दिया। E माइनस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण, यानी कहाँ से? P से B की ओर जा रही है, किस दिशा में जा रही है? तो कूलाम के नियम की अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? Q अपॉन P से B की ओर क्या होगी? P से B की ओर जा रही है, तो P से B की ओर जाने वाली रेखा और उसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो E माइनस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन P से B की दूरी क्या है? P से B की दूरी देखिए क्या देखिए, O से R की दूरी है, O से P की दूरी है R, O से P की दूरी है R, और O से B की दूरी है L। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि R माइनस L लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। R माइनस L लिखेंगे तो P से B की दूरी ज्ञात हो जाएगी, तो R माइनस L का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या होगा? माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा। तो यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अपन आगे देखेंगे। तो चलिए इधर को मैं रहने देता हूँ, इधर का मिटा देता हूँ, क्योंकि जगह कम होने की वजह से मैं इधर मिटा रहा हूँ। तो ये हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता निकालेंगे, क्या निकालेंगे? परिणामी तीव्रता प्यारे बच्चों, क्या निकालेंगे? परिणामी तीव्रता। अब देखिए परिणामी तीव्रता E निकालने के लिए इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करेंगे, है ना? उसमें से क्या करेंगे? छोटे को माइनस करेंगे। तो देखिए क्या बताया था, देखिए यह माइनस क्यू आवेश के कारण, चूंकि माइनस आवेश डायग्राम में देखिएगा माइनस जो आवेश है, क्या है? माइनस जो आवेश है वो पास में होने के कारण उसमें अधिक तीव्रता बल कार्य करेगा, है ना? माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला तीव्रता बल पास में होने के कारण अधिक होगा, इसलिए क्या करेंगे? E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू क्या हो जाएगा? E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू। अब यहाँ पे रखते हैं, मान पुटअप करते हैं प्यारे बच्चों, तो E इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे मान पुटअप करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहाँ से क्या है? Q अपॉन R प्लस L, अरे ये प्लस क्यू का है ना, E माइनस क्यू का लिखेंगे प्यारे बच्चों। E माइनस क्यू का क्या है? R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से Q R प्लस L का होल स्क्वायर, अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं? कुछ चीज़ों को कॉमन लेता हूँ, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों में कॉमन है, और ऊपर का क्या है? Q कॉमन है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन ले लिया, और यहाँ से बचा क्या कि 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, बचा प्यारे बच्चों। अब देखिए इन दोनों का क्या करेंगे? गुणनफल निकालेंगे या गुणनखंडन करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और इन दोनों का होल स्क्वायर, और इसको गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? R प्लस L का होल स्क्वायर
सॉरी यहाँ पे 1 अपॉन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना भूल गया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन E इज इक्वल टू होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल का स्क्वायर माइनस R माइनस एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए E इज इक्वल टू हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए गणित सूत्र में मैंने क्या पढ़ा था, अब इसको मिटा रहा हूँ प्यारे बच्चों, अब इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ मैं, अब इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। तो देखिए गणित के सूत्र में हमने पढ़ा होगा, या जब मैं गणित का एलजेब्रा पढ़ाऊंगा, एलजेब्रिक पढ़ाऊंगा, तो आप इसको जरूर गौर कीजिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। क्या होता है प्यारे बच्चों, 4ab। तो इसी फार्मूला को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 RL हो जाएगा, RL हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 RL हो जाएगा, 4 RL हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 RL अपॉन 4 RL अपॉन हो जाएगा यहाँ से R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये सूत्र को आप निगलेक्ट करिएगा, थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रखिएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, क्या देखिए कि E इज इक्वल टू हमने क्या निकाल डाला, E इज इक्वल टू हमने निकाला कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से 4 RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही निकाला प्यारे बच्चों, क्या निकाला R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों क्या कि E इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से मैं 4 RL को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे 2 R को लिख सकता हूँ, और यहाँ पे L लिख सकता हूँ, 2QL लिख सकता हूँ, और 2R, और यहाँ पे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का दोनों का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ कि नहीं प्यारे बच्चों, बिल्कुल लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमने क्या पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में P इज इक्वल टू 2QL पढ़ा था, क्या पढ़ा था, P इज इक्वल टू 2QL पढ़ा था, है ना, क्या पढ़ा था 2QL। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2QL को मैं लिख सकता हूँ P, और यहाँ 2R है तो 2PR हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये क्या है, परिणामी तीव्रता है, क्या है प्यारे बच्चों, और यही क्या है, परिणामी तीव्रता है, क्या है, ये परिणामी तीव्रता है। तो फटाफट यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए मैं किनारे हो जाता हूँ। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आशा है यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, यह आशा है। तो परिणामी तीव्रता हमने क्या निकाला कि E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और उन दोनों का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों, क्या निकाला E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर, ये निकाला। तो यहाँ पे देखिए स्पेशल केस में, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ प्यारे बच्चों, अब यहाँ से स्पेशल केस में देखिए, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, स्पेशल केस में क्या करता हूँ, स्पेशल केस में क्या करता हूँ कि यदि R स्क्वायर से 2QL या 2L जो है अत्यंत छोटा है ना, क्या कहूँगा कि R जो है L से अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा है, यानी कि क्या होगा, यानी कि क्या होगा, R जो है बहुत बड़ा है किससे, L से,
है ना। R जो है बहुत बड़ा है L से और L जो है अत्यंत छोटा है, तो मैं उसको क्या करूँगा, निगलेक्ट कर दूंगा प्यारे बच्चों, नगण्य मान लूंगा। क्या मान लूंगा, नगण्य मान लूंगा। तो यहाँ से देखिए E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2PR हो जाएगा 2PR और R स्क्वायर L को चूंकि मैं निगलेक्ट मान लिया तो R स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से एक R से एक R कट गया तो क्या हो जाएगा 2PR की पावर 3। E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R³। तो आशा करता हूँ विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका निगमन करना भी अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। और यदि समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को रिवर्स ले जाइएगा और पुनः देखिएगा, आपको तब बार बार देखिएगा, तब आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं अजय कुमार आज की क्लासेस को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।